हेलो, नमस्कार। वेलकम टू फोकस स्टडी। आज इंडियन पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग। ठीक है, भारत के चुनाव आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। ये लगभग राजस्थान के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और आप इस क्लास को ध्यानपूर्वक सुने और इसकी नोट्स बनाएं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका उल्लेख संविधान के भाग 15 में किया गया है। आप सभी को, जैसे मुझे पता है, आपको ज्ञात है। तो इससे संबंधित कुछ आर्टिकल्स है, पहले अपन उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद है अपन इसका जो मूल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। संविधान का भाग 15 में इसका उल्लेख किया गया है, निर्वाचन लिखा हुआ है, पता ही आपको। और इससे संबंधित पहला आर्टिकल है 324। आर्टिकल 320 है, इसमें लिखा है कि निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। यानी जितने भी निर्वाचन है कौन कौन से, तो वो इसमें लिखा हुआ है। संसद के, प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए इलेक्शन है, उनके इलेक्शंस का है अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण करना, वो है निर्वाचन आयोग में निहित है। ठीक है, उनके लिए निर्वाचक नामावली तैयार करता है, वो भी कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तैयार करता है। ध्यान रखना इन सब के लिए, चारों के लिए। संसद के, प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के, विधानमंडल मतलब हो गया राज्य विधानमंडल, उसके दोनों सदन कौन से? विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन राजस्थान में वर्तमान में केवल राज्य विधानसभा है। ठीक है, और उन सभी निर्वाचनों के संचालन होगा, उसका अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा। आयोग होगा, उसे कहते हैं आयोग को निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग है, उसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 324 के अंदर, ध्यान रखना। उसके अलावा अब पहली बात हो गई भाई, एक निर्वाचन आयोग होगा। ये अपन बात कर रहे हैं 324 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर ये अलग अलग पॉइंट्स है लगभग। तो पहला पॉइंट हो गया अपना कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा और वो संसद के, प्रत्येक राज्य विधानमंडल के और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन करवाएगा। दूसरा पॉइंट कहता है कि भाई निर्वाचन आयोग होगा, उसके अंदर कौन कौन सदस्य होंगे, वो किस प्रकार अपना काम करेगा। तो उसके अंदर एक होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, पहले ये था। और उसके अलावा ये भी लिख दिया कि आगे आने वाले टाइम में समय की आवश्यकता के अनुसार अन्य यदि निर्वाचन आयुक्तों की जरूरत पड़ती है तो वो राष्ट्रपति तय करेंगे। ऑनरेबल प्रेसिडेंट है, वो तय करेंगे कि कितने राष्ट्रपति और अन्य निर्वाचन आयुक्त है चाहिए अपने को। तो उनके समय पर उनकी संख्या और उनकी नियुक्ति, ठीक है, अपॉइंटमेंट है, उन दोनों को ही राष्ट्रपति करता है। ठीक है, दोनों को ही राष्ट्रपति का ध्यान रखना है। ठीक है, और रही बात, और संसद द्वारा बनाई गई विधि है, उसके नियमों के, उसके उपबंध है, प्रोविजंस है, उनके अंदर रहते हुए, अंडर में उनमें वो उनकी नियुक्ति करेगा, उनकी संख्या का निर्धारण करेगा। ये 324(2) में कहा गया है। 324 से 3 ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊंगा कैसे है। इसमें ये लिखा है कि यदि ये शुरुआत है जब आज संविधान लिखा गया अपना, ठीक है, जब ये अपना 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था, उस समय इसमें लिखा है कि जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाए, कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, अपन ने बात कर ली है। तो उस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है ना, वो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। इस बात का निष्कर्ष यही है। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति कब हुई तो आप अपना आगे डिस्कस कर लेंगे। 1989 के अंदर पहली बार, एक तो ये था, अलग दो और है निर्वाचन आयुक्त है नियुक्त किए थे। उस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त था, उसको एज ए अध्यक्ष के रूप में माना गया, रूप में कार्य करने लगा वो। 324(4) है कि लोकसभा के और प्रत्येक राज्य के विधानसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पहले तथा विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के लिए प्रथम साधारण निर्वाचन से पहले और उसके पश्चात प्रत्येक द्विवार्षिक निर्वाचन से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श करने के पश्चात, खंड 1 में अपन ने बात की है, जो करते हैं निर्वाचन आयोग किस प्रकार करेगा अपना संचालन चुनावों का, उनके लिए वो प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति भी कर सकेगा। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करेगा। उसके बाद है वो रीजनल जो कमिश्नर्स है इलेक्शन कमीशन के लिए, उनके सहयोग के लिए कार्य में, उनके लिए प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करेगा। वो राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की परामर्श से बात करेगा। ठीक है, आपके एग्जाम आएगा कि राष्ट्रपति प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति है, वो राष्ट्रपति
संसद की परामर्श से या मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है, लेकिन वो गलत होगा कथन। सही स्टेटमेंट होगा राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श करने के बाद प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अलग क्या आगे, अब वो अपने निर्वाचन आयुक्त है, निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तें और पदावधि है वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पार्लियामेंट नहीं है, ध्यान रखना, ध्यान रखना, यहाँ संसद नहीं है, ये यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्त है, उनकी सबकी सेवा शर्तें और पदावधि है वो ऑनरेबल राष्ट्रपति करेंगे। परंतु मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस आधारों पर उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, उसी नीति के अनुरूप, उसी आधार पर, उसी रीति और आधारों के आधार पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाएगा। ठीक है, और उसके जो लाभकारी उसकी नियुक्ति हो गई है, उसके बाद कोई अलाभकारी परिवर्तन उनकी सेवा में नहीं किया जाएगा, ये आप ध्यान रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल 324 है, आपको एग्जाम कर रहे हो प्रिपरेशन, उसके लिए आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप उसको जो आरएस के लिए है, यानी आरपीएससी के लिए, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स के लिए कोई प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 324, इसको आप पूरा एकदम याद कर ले। ठीक है, अपने आप बात कर ली कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, उनको तो हटाने के लिए कौन हटाएगा, उसको हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान हटाया जाएगा। लेकिन जो अन्य निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक आयुक्त है, उनको है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जाएगा। ठीक है, जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो सिफारिश कर देंगे तब उनको हटाया जा सकता है। किनको? अन्य निर्वाचन आयुक्त को और प्रादेशिक आयुक्त को, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब निर्वाचन आयोग अनुरोध करे राष्ट्रपति से या राज्य के राज्यपाल से, तो वह वो जो निर्वाचन आयोग या प्रादेशिक आयुक्त है उनके लिए कर्मचारी उपलब्ध कराएगा। भाई उनके काम करने के लिए, उनके कर्तव्यों का निर्वहन किस प्रकार होगा, उनके लिए यदि वो राज्यपाल से और राष्ट्रपति से अनुरोध करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो वो है उनको है कर्मचारी उपलब्ध करवाएंगे। ये आर्टिकल 324 अपना पूरा हो गया। ठीक है, इसको आप ध्यान से डिस्कस कर ले। मैं बता दूं आपको, ये आपके एग्जाम के व्यू पॉइंट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से सीधे क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना है। ये एक कुछ फैक्ट है, भारत का निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग है, ये एक स्वायत्त ऑटोनोमस संवैधानिक संस्था है, किसी का बाहर नहीं है, ये एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, ये केंद्र और राज्य स्तर पर चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आयोजित करवाता है। ठीक है, ये आपके हो गया। उसके बाद आर्टिकल 325, यानी कहने का मतलब है अपने लिए जो एग्जाम के व्यू पॉइंट है वो 324 इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर 6 पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, अलग अलग, तो 6 पैरे हैं, उन सबको आप ध्यान से स्टडी कर लें, आप अपने शॉर्ट्स नोट्स तैयार कर लें। आर्टिकल 325 कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को, यानी 4 फैक्टर है, 4, ठीक है, 4 बेस है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को जो आपने निर्वाचक नामावली तैयार की है उनमें आप किसी व्यक्ति को सम्मिलित होने के लिए अपात्र घोषित नहीं कर सकते हो कि आप इस जाति के हो, इस धर्म के हो, आपका लिंग ये है, उसके आधार पर आप निर्वाचक नामावली है उसमें आप सम्मिलित करने से अपात्र नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहाँ कोई विशेष योग्यता है, विशेष नामावली के अंदर सम्मिलित किया जाने का दावा भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। ये हो गया आर्टिकल 325। 326 इंपॉर्टेंट है, जो अपन बात करते हैं ना वैश्विक मताधिकार, वो है आर्टिकल 326 में उल्लेख किया गया है। ये दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों आर्टिकल है, 4 जो 324, 25, 26, 27, 28, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अपन ने पढ़ लिया भाई, कोई भी व्यक्ति, भाई 324 के अंदर तो हो गया निर्वाचन आयोग हो गया, 325 के अंदर हो गया कि कोई व्यक्ति धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी उसको है आप रोक लिख सकते हो निर्वाचक नामावली के अंदर सम्मिलित करने से। 326 के अंदर हो गया कि वैश्विक मताधिकार। ठीक है, लोकसभा और प्रत्येक राज्य के विधानसभा के लिए निर्वाचन वैश्विक मताधिकार के आधार पर होंगे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, नागरिक होने की हो गई, और ऐसी तारीख जो समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन नियमित निकाय के द्वारा कम से कम 18 वर्ष। ठीक है, ये तो आप पता ही, 18 वर्ष वाली उम्र तो एज वो हो जाएगा वैश्विक मताधिकार। 326। 327 है विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति 327 में। और अगर 328 है वो भी इसी टाइप का है
किसी राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन संबंध में उपबंध करने की राज्य विधानमंडल है ना उसकी शक्ति। 327 और 28 वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये भी। 326 ये कहता है, 27 ये कहता है कि जो विधानमंडल के निर्वाचन है उनके संबंध में कुछ प्रोविजन बनाना है तो वो उसमें पार्लियामेंट की शक्ति है। और 328 कहता है कि किसी राज्य विधानमंडल के निर्वाचन है के संबंध में उपबंध करने की शक्ति है वो राज्य विधानमंडल में निहित होगी। ये दोनों आर्टिकल है, जरा इंपोर्टेंट नहीं बट इसकी जो हेडिंग है वो आपको याद रखनी है। 329 है, यदि कोई मामला है निर्वाचन से संबंधित है तो उसके संबंध में न्यायालय वो कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, उसका है उनको आपने वो उसका वर्जन कर दिया है, ठीक है। न्यायालय का कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आप है, वो चुनाव आयोग है, अपने आप काम करेगा उसके अंदर। इसके लिए उन्होंने एक अलग से आर्टिकल का मेंशन किया है, आर्टिकल 329। ये आपके आर्टिकल से इंपोर्टेंट थे, मैंने कवर करवाया आपको, ठीक है। एक बार देख लेना आप। 324 वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, पूरा पूरा आप ध्यान से देख लेना। कौन क्या करता है, किसकी नियुक्ति होती है, कैसे होती है, उसका रिमूवल कैसे होता है, उसको हटाने के लिए क्या क्या आधार है उसको, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा एक स्वीप नाम से एक प्रोग्राम चला जाता है, स्वीप SWS। एक सेकेंड आपको ढंग से इसको है ना, ये स्वीप SWEEP, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। जो मतदाता है उनको किस प्रकार है, वोटर्स है उनको, एक ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, वोटर्स को एजुकेट करना है और वोटर जो है उसकी जागरूकता, वोटर को जागरूकता करना है, प्रमोट करना है, वोटर की लिटरेसी रेट है कैसे बढ़ाएं वोटर की, उसके लिए उन्होंने 2009 से ये प्रोग्राम है आरंभ किया है। आप याद रखना 2009 से स्वीप नाम से प्रोग्राम चला जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा, और उनको है वोटर से रिलेटेड है, किस प्रकार वोट डालना है उसे उनको जागरूक करने के लिए एक स्वीप नाम से प्रोग्राम चला जाता है। इसकी फुल फॉर्म आप है विशेष तौर पे याद रखें, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, स्वीप, ठीक है। उसके बाद वर्तमान में अपने एक और है ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 के वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, इसके तहत राजनीतिक दलों का पंजीकरण होता है। आपने सुना होगा कि ये नेशनल पार्टी है, ये स्टेट पार्टी है, ये लोकल पार्टी है, सुना होगा बहुत सारी, ठीक है। तो उसका सभी का है निर्धारण है वो आर्टिकल जो एक धारा है, ठीक है ना, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 की सेक्शन 29A, उसके अधीन उनका पंजीकरण किया जाता है। वर्तमान में अपने चीफ इलेक्शन कमीशन जो है आयुक्त है वो वर्तमान में श्री गणेश कुमार जी है, ठीक है। ये 26th इलेक्शन कमिश्नर है ये वर्तमान में मुख्य, ठीक है। 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1988 बैच के ये केरल कैडर के अधिकारी है। आप ध्यान रखना, ये ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है आपके लिए, इंपोर्टेंट है 26 में है ये 26th मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। ये अपने श्रीमती VS रमा देवी, ये रमा देवी जी है, ये अपने एकमात्र जो है महिला इलेक्शन जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही है, एकमात्र। कौन? VS रमा देवी, VS रमा देवी आपके लिए इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए एकमात्र रही है, ठीक है। VS रमा देवी इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, एक बार एकमात्र महिला है जो रही इस पद पे। उसके अलावा चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग कब हुआ था? वो हुआ था पहली बार केरल के परूर है, एक परूर यहाँ परूर जिला है, विधानसभा क्षेत्र है, जिला नहीं विधानसभा क्षेत्र है, उसके उपचुनाव हुए थे। उसके उपचुनाव में पहली बार ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उसका पहली बार प्रयोग हुआ था। कहाँ पे? केरल के परूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में हुआ था, वहां उपचुनाव में, ठीक है। वीवीपैट, ठीक है, वीवीपैट की फुल फॉर्म आपको बता दूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। वो है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एक बार ये वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, इसका पहली बार प्रयोग 2013 वर्ष 2013 में नागालैंड के नॉक्सैन में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया है, CAPF जो कमांडेंट की होती है एग्जाम होता है, ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट, उसके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा है। वर्ष 2013 में नागालैंड के नॉक्सैन विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन में उपचुनाव हुआ था,
उसमें पहली बार वीवीपैट का है वो आपके प्रयोग किया गया था। ठीक है, ये अपने तीनों हो गए। और पहले गणेश कुमार जी अपने बात कर लिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। उसके अलावा दो अन्य आयुक्त है, वो एक है डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू जी, एक है डॉक्टर विवेक जोशी। ये अपने दो अलग अपने हुए निर्वाचन आयुक्त। उसके अलावा ये जो अपना वर्तमान में संविधान सभा में एक सिद्धांत दिया था डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ठीक है, एक आदमी एक वोट और उसकी एक वैल्यू क्या है, उसके आदर्श क्या है, अपना वोट है, दिया जाता है अपना वोट उसकी वैल्यू। देश में पहली बार 25 जनवरी को हाल ही के अंदर 2025 जनवरी का जो भी अभी जनवरी को 2026 के अंदर है 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हाल ही में मनाया गया ये 16वां मतदाता दिवस हाल ही मनाया गया था। ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये कुछ मैं आपके लिए फैक्ट्स लेकर आया हूं अलग से। मतदान है, मतदान कितना हुआ है उसके बारे में आपके लिए डिस्कस कर रहा हूं। पहली बार जो 1952 के अंदर पहला इलेक्शन हुआ था, 1952 के अंदर हुआ था लोकसभा का, उसमें पहली बार हुआ था। उस मतदान संख्या थी वो लगभग 17.32 करोड़ थी और मतदान हुआ था वो 45% हुआ था। कितना? 45%, 45.67। ठीक है, ये आपके लिए पहली बार हुआ था। वर्तमान में जो 18वीं लोकसभा है, ठीक है, 18 लोकसभा चुनाव हो चुके अपने आज हो चुके हैं। तो अभी हुए थे उसके अंदर 65.79% मतदान हुआ था। ये वोटिंग परसेंटेज है, याद रखना, ध्यान रखना। ये आपके जो मेंस आंसर राइटिंग है वहां भी आप कर सकते हो किस प्रकार इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया ने काम किया है, किस प्रकार इंप्रूवमेंट किया इन्होंने, लोगों को जागरूक किया है, उनके लिए क्या क्या प्रोग्राम चलाए, स्वीप चलाया, वीवीपैट उसके अंदर लोगों में विश्वास दिलाया कि आपका वोट सही पड़ रहा है। बहुत सारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रयास किए। उसकी बदौलत ये है ये कि ऑलमोस्ट 65%, 66% हो गया, ऑलमोस्ट 65% है वोटिंग हुई है अपने इसके इलेक्शन जो भी 18वां विधानसभा लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें। ठीक है, आज तक की जो अधिकतम जो आपके वोटिंग हुई है वो हुई थी 17वीं जो लोकसभा चुनाव हुए थे 2019 के अंदर, उसके अंदर हुई थी 67.40%। ठीक है, कौन सी में? 17वीं में। ठीक है, अधिकतम। ठीक है, मैक्सिमम जो वोटिंग हुई है वो अभी 17वीं हुई थे, 18वीं हुई है 65.79%। ठीक है, अभी कुछ है अपने महिलाओं के लिए जो वोटिंग है कितनी हुई है उसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। लोकतंत्र महिलाओं की भागीदारी कितनी है उसके बारे में कि जब दूसरे आम चुनाव हुए थे, दूसरे उसके अंदर 3% महिलाएं जी प्रत्याशी थी। ठीक है, 3% महिलाएं प्रत्याशी थी उसके अंदर ओनली, आज की बात। ठीक है, तो वहीं 2024 के अंदर महिला प्रत्याशी संख्या बढ़कर 10% हो गई। ये भी मुझे नहीं लग रहा है कोई ज्यादा अपने लिए वो बात है कि हाँ प्राउड वाली बात है, ज्यादा नहीं है ये कोई। 10% महिलाओं की जो भागीदारी है ये ज्यादा नहीं है। 3% से बढ़ के 10% होना ये कोई अपने लिए ऐसी प्राउड वाली बात नहीं है। ठीक है ना, और ये लगभग 50% होना चाहिए। और इसके लिए सरकार ने प्रयास भी कर रही है, गवर्नमेंट अभी है क्या कर रही है उसके लिए। अपने 2023 के अंदर भारत सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया है। इसके लिए महिलाओं को एक तिहाई जो रिजर्वेशन है लोकसभा में और विधानसभा में, ध्यान रखना इसके अंदर राज्यसभा नहीं है और विधान परिषद नहीं है, केवल लोकसभा और विधानसभा है। उसमें एक तिहाई परसेंट यानी 33%, एक तिहाई यानी 33% है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा। महिलाएं और चुन के आएगी इसके अंदर दोनों हाउस में। और दूसरी बात, जब अभी जो 17वीं लोकसभा थी अभी तक अधिकतम महिलाएं चुनी है लोकसभा में वो थी 78। 17वीं लोकसभा है, 17वीं लोकसभा है उसके अंदर ये रिकॉर्ड है। उसके अंदर 17वीं जो लोकसभा है उसके अंदर 78 है, 78 महिला चुन के आई थी, आज तक की हाईएस्ट थी। ठीक है, 18वीं के अंदर ये संख्या घट के माइनस होके 3 माइनस होके 75 होगी। तो अभी यदि क्वेश्चन आए कि 18वीं लोकसभा के अंदर महिला सदस्य संख्या कितनी है लोकसभा में, तो वो है 75। और आज तक अधिकतम थी वो थी 78, वो थी 17वीं लोकसभा के अंदर। ठीक है, और जो बिल लेके आया महिलाओं को रिजर्वेशन के लिए उसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। उसके तहत लोकसभा और विधानसभा में एक तिहाई आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को। ठीक है, तो अभी राज्यसभा के अंदर बात कर लूं मैं। राज्यसभा के अंदर पहले शुरुआत में 15 थी,
वर्तमान में महिला है वो 42, किसमें? राज्यसभा में। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ फैक्ट्स तो मैं कलेक्ट करके लेके आया हूँ। ठीक है, स्टडी कर लें आप ध्यान से इसको। और अपने इंडिया है, इंडिया को पता ही है आपको, दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, और मदर ऑफ द डेमोक्रेसी है, उसकी भूमि है भारत, ये पता ही है आपको, प्राउड वाली बात है अपने लिए। ठीक है, और वर्तमान महिला मतदाता है वो है 47.63 करोड़ है, महिला मतदाता इसके अंदर शामिल हुई है। कब? जो 18वीं लोकसभा के इलेक्शन हुए थे उसके अंदर महिलाओं की संख्या थी वो थी 47.63 करोड़। ठीक है, ये थी महिलाओं की संख्या। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? तो हुई है 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। यानी जब भारत है एक संप्रभु राज्य बना था, संप्रभु राष्ट्र बना था 26 जनवरी 1950 को, उससे एक दिन पहले, ठीक है, जिस दिन अपना संविधान स्वीकार किया, संविधान लागू हुआ अपना भारत का, उससे एक दिन पहले यानी 25 जनवरी 1950 के दिन भारत के चुनाव आयोग का गठन किया गया था। और इसलिए इसका क्यों किया गया था? वो जीवित लोकतंत्र तभी संभव है जब एक निष्पक्ष और मजबूत चुनाव व्यवस्था हो, और ये वर्तमान में भारत में है। उसी के बलबूते पर भारत आज अपने लगभग इस बार 77th जो अपना है रिपब्लिक डे अभी मनाया है। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बदौलत है, अपने लिए प्राउड की बात है। ठीक है, अभी तक लोकतंत्र अपना जीवंत लोकतंत्र है एक। ठीक है, उसके बाद ये मैंने जो आपकी बात की थी कि आर्टिकल अपने 324 के अंदर बात की थी, अपन ने क्या की थी कि भाई भारत में निर्वाचन करवाने के लिए एक संस्था होगी, पहला निर्वाचन आयोग होगा, एक था उसके अंदर एक पैरा 2 उसके अंदर था कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति समय समय पर नियत करेगा संख्या उनकी और उनकी नियुक्ति करेगा। तो वो भारत के मुख्य रूप से मूलतः उसके अंदर एक सदस्य आयोग था ये। ठीक है, और बाद में धीरे धीरे आवश्यकता के अनुसार 1989 के अंदर पहली बार 16 अक्टूबर 1989 16 अक्टूबर 1979 को निर्वाचन आयोग में 3 सदस्यीय निकाय प्रयुक्त हो गया था। ठीक है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अन्य थे। ठीक है, फिर व्यवस्था को बदल दिया एक बार और दोबारा 1990 में, उसे बदलकर एक सदस्य कर दिया गया। अब वर्तमान की जो व्यवस्था है जो चल रही है 1+2 की, ये व्यवस्था 1 अक्टूबर 1993 से अपने चल रही है। ठीक है, तो वर्तमान में ये बहुसदस्यीय आयोग है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आपके एग्जाम के व्यू पॉइंट से इंपोर्टेंट है ये फैक्ट। ठीक है, 1 अक्टूबर 1993, ये तीनों जो आपकी दिनांक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 अक्टूबर 1989 को ये हुई थी, अपने 3 सदस्य आयोग बन गया। फिर अगले ही साल, ठीक है, ऑलमोस्ट 3 महीने 2.5 महीने के बाद में 1 जनवरी 1990 को ये एक सदस्य हो गया। वापस 1 अक्टूबर 1993 को इसे 3 सदस्यीय निकाय घोषित किया, बनाया गया। राष्ट्रपति जी इन्होंने इनकी अपॉइंटमेंट इनकी की थी। ठीक है, उसके बाद अभी हाल ही के अंदर अपन बात कर ली इनकी नियुक्ति है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, अन्य जो है अदर जो कमिश्नर्स है, उनकी जो अपॉइंटमेंट है किस प्रकार होगी, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो है उच्चतम न्यायालय है उसने कुछ से सजेशन दिए। ठीक है, उनकी नियुक्ति किस प्रकार होगी, उसकी प्रोसेस क्या होगी। तो उनके लिए दोनों सदनों ने मुख्य आयुक्त और चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा और शर्तें और कार्यालय की अवधि अधिनियम 2023 है वो संसद ने पास कर दिया है। ठीक है, उससे पहले 1991 का था, उसके अंदर उन्होंने संशोधन किया, और अभी इसके करके उन्होंने किया इसके अंदर एक तो होगा प्रधानमंत्री महोदय, अपने जो प्राइम मिनिस्टर है वो होंगे इसमें, एक कोई भी केंद्रीय मंत्री होगा, उसके अलावा विपक्ष का नेता, या यदि किसी विपक्ष नेता को मान्यता नहीं है तो सबसे बड़े विरोधी दल के नेता है वो इसके सदस्य होंगे। यानी 3 सदस्य एक कमेटी बनेगी, वो कमेटी एक नियम है वो तय करेगी। वर्तमान में ये व्यवस्था है 2023 से, तो आप इसको है आप पूरी पूर्णतः ध्यान रखें और इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, मंजूरी हो गई है, नाम तय करेगी और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नियुक्ति होगी। नया कानून लागू होने से पहले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी। पहले जो नियुक्ति होती थी ना 2023 से पहले, वो जो अपॉइंटमेंट्स है वो होती थी सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती थी। वर्तमान के अंदर उसके लिए एक अलग से सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर एक 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। वो कमेटी है राष्ट्रपति जी को एक नाम तय होगी, एक राय होगी तीनों के तीनों सदस्य, और वो राष्ट्रपति जी को
नाम भेजेंगे और राष्ट्रपति जी ने मंजूरी के बाद वो नियुक्ति हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद अपना ये हो गया कुछ अन्य एक फैक्ट्स है। एक है कि आपने सुना होगा कि राज्य के अंदर होता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। ठीक है भाई, वहां तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कार्य को राज्य के अंदर किस प्रकार संचालन होगा उसका, उसके लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 क है, ए है, उसके अंदर है किया कि राज्य सरकार के परामर्श से प्रत्येक राज्य के एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है। तो वो राज्य सरकार से परामर्श करेंगे, उसके बाद है वो एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है। वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है वो भारत सरकार, भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण निर्देशन नियंत्रण के अधीन रहते हुए राज्य में लोकसभा विधानसभा के निर्वाचनों का संचालन एवं मतदाता सूचियों की तैयारी, पुनरीक्षण और संशोधन संबंधी कार्य करेगा। मैंने इसके आपके लिए फैक्ट शामिल कर दिए ये। ठीक है। एग्जाम के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट था तो मैंने इसको भी शामिल कर दिया। ठीक है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट था कि मतदान जो केंद्र होते हैं, मतदान केंद्रों की स्थापना एवं आयोग द्वारा अनुमोदित मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन है वो जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कलेक्टर है, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो है, कलेक्टर महोदय है वो करेंगे। ठीक है। धारा 25 धारा नहीं, 2-3 धाराएं हैं। उसके अलावा ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि भारत निर्वाचन आयोग के गठन के साथ ही राज्य में निर्वाचन विभाग द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्यों को प्रारंभ किया गया था। ठीक है। पहले इलेक्शन है वो लोकसभा के साथ हुए थे, 1952 में हुए थे। और वर्तमान में जो अपनी विधानसभा है, राजस्थान विधानसभा, उसके अंदर 24 है वो एससी के सीटें सीट्स है। ठीक है, सीट है। और 25 है वो है एसटी की। ठीक है। इसी प्रकार जो टोटल लोकसभा की 25 जो अपनी है विधान निर्वाचन क्षेत्र है, उसमें से 4 निर्वाचन क्षेत्र है वो अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी के लिए है, और 3 है वो है एसटी के लिए। ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और संसद के ऊपरी सदन में राज्यसभा में राज्य की ये राजस्थान के लिए 10 सीटें हैं वो निर्धारित हैं। ये आपका आज का टॉपिक पूरा होता है। एक बार मैं इसको और आपको डिस्कस करवा दूं। ठीक है। ये आप इमेज देख सकते हो अपने, ये सुखबीर सिंह जी संधू साहब है। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर। और ये है चीफ इलेक्शन कमिश्नर गणेश कुमार जी, और ये विवेक जोशी जी है, विवेक जोशी जी जो इलेक्शन कमिश्नर है। ये अपने तीनों। और एग्जाम के व्यू पॉइंट से आपका आर्टिकल 324 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप है ध्यान से स्टडी कर लें। और कंफर्म है ये क्वेश्चन इसका कहीं ना कहीं आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आपके क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें और मैं इसको जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं आज। ठीक है। आपको यदि ये क्लास पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए।